हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि 9 अप्रैल को आप सभी का सोशल साइंस का पेपर है। और ऐसे में दोस्तों ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने टोटल 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशल साइंस के क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले वर्ष के पेपर्स में पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, एक मेरे पास क्वेश्चन पेपर है 2019 सोशल साइंस का, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पेपर है मेरे पास 2020 का सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन पेपर है सामाजिक विज्ञान 2019 का, ठीक है। 3 क्वेश्चन पेपर टोटल मेरे पास हैं और इन तीनों से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने छांट करके यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो जुड़े रहें वीडियो में अंत तक, एक एक क्वेश्चन को आपको दिखाने वाले हैं और कैसे इनका आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में देना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, आपका एक भी मार्क्स ना कटे। ये सब वीडियो में अंत तक में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 9 अप्रैल के लिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, देखिए इनको रटने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, ठीक है। मैं अभी आपको एक बार में सीधा आपके दिमाग में उतारने वाला हूँ, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके 2 महत्वों का वर्णन कीजिए, ठीक है। 2 महत्व देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। जैसा कि देखिए दोस्तों, नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय, जैसा कि नाम से ही पता चलता है बहुउद्देशीय यानी जिसका बहुत सारा उद्देश्य हो, यानी जिसके बहुत से उद्देश्य हों। ऐसी योजनाएं चलाई जाएं नदी और घाटियों से संबंधित जिससे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, अर्थात जिससे बहुत से हमें लाभ प्राप्त हों, हमारे बहुत से लक्ष्य पूरे हों उन योजनाओं से, ठीक है। उन्हें हम क्या कह सकते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। यानी कि ऐसी परियोजनाएं जिनसे हमें बहुत से उद्देश्य, यानी जिससे हम अपने बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, उन्हें हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। जैसे बांध बना दिया जाए या फिर नहरों का निर्माण कर दिया जाए, ठीक है। ये सब क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं ही हैं। अब इसको देखिए, आप एक अच्छे से एग्जाम में इसको कैसे लिखना है इसको देख लीजिए। ऐसी परियोजनाएं जो केवल एक उद्देश्य के लिए नहीं, यानी ध्यान दीजिएगा, ऐसी परियोजनाएं जो केवल एक उद्देश्य के लिए नहीं अपितु कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक उद्देश्य के लिए नहीं अपितु कई उद्देश्य, उसके 5 उद्देश्य, 10 उद्देश्य, 15 उद्देश्य, 20 उद्देश्य, मतलब कई उद्देश्य हो सकते हैं। कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलाई जाती हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है और ये 6 अंक का भी बोर्ड एग्जाम में आता है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसी योजनाएं जो केवल एक उद्देश्य के लिए नहीं अपितु कई उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए चलाई जाती हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं, ठीक है। भला बताइए, रटने की ज़रूरत तो नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे में देखिए, नदियों में बांध बनाना, ठीक है, नदियों में बांध बना दिया जाए या फिर नहरों का निर्माण करना, ठीक है, ये भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अब कैसे बहुउद्देशीय नदियों में बांध बनाते हैं, उससे बिजली भी बनती है और उसी का पानी नहरों में ट्रांसफ़र करके लोगों के खेतों तक पहुंचाते हैं जिससे खेत की सिंचाई भी हो जाती है और वहीं पर नहरों में मछलियां भी पाल दी जाती हैं। तो इसी तरीके से कई उद्देश्यों की पूर्ति कर ली जाती है नदियों में बांध बना करके, ठीक है। और नहरों के निर्माण से भी बहुत से उद्देश्य हो जाते हैं। अब देखिए इसके प्रमुख महत्व पूछा है, तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं के प्रमुख महत्व इस प्रकार हैं। अब क्या क्या मुख्य महत्व हैं इसके ध्यान से देख लीजिएगा। आपको 2 महत्व लिखने के लिए कहा है, लेकिन आपको कैसे लिखना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपसे 4 अंक या फिर 6 अंक का पूछा जाएगा, इससे कम का ये नहीं आएगा। तो ऐसे ही लिखना है, ये योजनाएं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यानी कि बहुउद्देशीय योजनाएं जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यह हमारे बहुत से कामों को आसान बना देती हैं। यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं ये हमारे बहुत उपयोगी हैं और हमारे बहुत से कामों को ये आसान बना देती हैं। इसके प्रमुख महत्व इस प्रकार हैं। अब देखिए कामों को आसान बनाते हैं क्योंकि नहरों द्वारा पानी चला जाता है तो लोगों को पाइप जोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ट्यूबवेल कराने की कोई ज़रूरत है, बस नहरों से सिंचाई हो जाती है। तो यही फ़ायदे होते हैं कि कई कामों को आसान बनाती हैं। इसके प्रमुख महत्व देखिए, इससे बाढ़ पर काबू पाना आसान हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बाढ़ पर काबू आसान हो जाता है। यदि नहरों में यदि बांध बना दिया जाता है तो नहरों में आने वाली बाढ़ को कंट्रोल कर लिया जाता है इस बांध के द्वारा, ठीक है।
और दूसरा क्या है, इन परियोजनाओं से खेतों तक पानी आसानी से पहुंच जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये परियोजनाएं जो हैं किसानों के खेतों को बहुत लाभ पहुंचाती हैं, आसानी से वहां तक पानी पहुंच जाता है, उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को तैयार बिल्कुल भी करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस को आप तैयार करें तभी तो वीडियो बनाने का कुछ मतलब निकलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षित बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में प्रमुख अंतर लिखिए। देखिए, इसको भी कुछ स्टूडेंट रटने में लग जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं रटना है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षित बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी सबके साथ गुजरती है, सबको पता है, आसानी से इन्हें आप लिख पाओगे, कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, शिक्षित बेरोजगारी क्या है। देखो, मान लिया कि आपने 10 पढ़ा, 12 पढ़ा, उसके बाद BA MA जो भी करना था वो किया, उसके बाद अब आपके पास पैसे नहीं है आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको कहीं पर भी जॉब भी नहीं मिल पाती, यानी 10-12 की पढ़ाई में कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती इतने में। ठीक है, तब क्या होगा दोस्तों, आप शिक्षित हैं, योग्य हैं नौकरी के, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही है। तब ऐसी स्थिति क्या है दोस्तों, शिक्षित बेरोजगारी है, यही तो शिक्षित बेरोजगारी है। देखो, ऐसी अवस्था, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ऐसी अवस्था, अब आगे क्या है, ऐसी अवस्था जब संपूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद, संपूर्ण शिक्षा ग्रहण किए हैं आप तब भी, ठीक है, बाद भी योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिलती। ठीक है, योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। वो क्या है, शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि योग्य हैं लेकिन फिर भी नौकरी नहीं ले पा रहे हैं, तो ये शिक्षित बेरोजगारी है। अब देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसे भी रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से, जैसे आप घर में कुछ काम करवा रहे हैं और लेबर की ज़रूरत है आपको 2, और आपने क्या किया, ज़्यादा आसान काम बनाने के लिए 4 लेबर को वहाँ पर लगवा दिया, लेकिन दोस्तों 2 लेबर जो हैं वो टाइम पास कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, छिप छिप कर काम कर रहे हैं, यानी कि आपके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, आपके पैसे लूट रहे हैं। यानी कि यदि उनको हटा भी दिया जाए तो आपके काम में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ऐसी ही स्थितियों को हम क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ध्यान दीजिएगा, ऐसी अवस्था जब किसी काम में, कोई भी काम हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके घर का ही काम हो, किसी काम में जितने लोगों की आवश्यकता ना हो, यानी जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है, उससे अधिक लोगों को काम दे दिया जाता है। यानी ऐसी अवस्था जब किसी काम में जितने लोगों की आवश्यकता ना हो, उससे अधिक लोगों को काम दे दिया जाता है, तथा अतिरिक्त लोगों को हटा देने पर काम में कोई असर नहीं पड़ता। वही तो बताया अभी मैंने कि अतिरिक्त लोगों को यदि हटा भी दें तो काम में कोई प्रभाव नहीं पड़े, अर्थात काम उसी तेजी से होता है। यानी जिस स्पीड से 4 लोग काम को कर रहे थे, वही स्पीड से काम 2 लोगों से भी होता है। तो ऐसी स्थिति ही दोस्तों क्या कहलाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऐसी ही स्थिति को कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। तीसरा, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। ध्यान दीजिएगा, दबाव समूह और राजनीतिक दल, कई वर्ष पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, समझा कर लिखें। ठीक है, अच्छे से समझाएंगे, इसे भी रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सोशल साइंस रटिए मत, एकदम आप समझ के कीजिए, 100% आपका नंबर आएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। आप इसको अपने आप समझ करके आंसर दीजिए बस। देखिए, दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं, जबकि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। ध्यान दीजिएगा, एक भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, दबाव समूह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आप सभी लोग जो हैं कुछ एक, यानी एक समान पेशे, आपका भी पेशा पढ़ना है और बाकी स्टूडेंट्स का भी पेशा पढ़ना है, ठीक है। आपकी भी इच्छा है कि पढ़ें लिखें, यानी आप सभी लोगों का मत क्या है, एक है, एक समान उद्देश्य है। और मान लीजिए कि आपका उद्देश्य है कि बोर्ड परीक्षा ना हो, ठीक है, और आप सभी ने मिलजुल कर एकजुट होकर के एक उद्देश्य बना लिया कि बोर्ड परीक्षा नहीं होनी चाहिए, तो ये समूह क्या होगा दोस्तों, ये आप सभी लोगों का जो समूह बना, ये दबाव समूह बना। तब आप समझ सकते हो कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, एक भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
यानी कि जब आप सभी लोग एक समान उद्देश्य से, एक ही इच्छा के हैं, एक ही आकांक्षा है आप सभी लोगों की और एक ही मत है और आप सभी लोग एकजुट होकर के एक ही विचार को प्रस्तावित कर रहे हो, तो क्या है, दबाव समूह है। ठीक है, और ऐसे लोगों को राजनीतिक में सत्ता नहीं मिलती, ध्यान दीजिएगा। ऐसे लोगों का उद्देश्य जो होता है वो किसी सत्ता को हासिल करना नहीं होता, बल्कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। ठीक है, यानी कि आप सभी लोग अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, आप सत्ता के लिए बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे हो, तो इसे हम दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब राजनीतिक दल क्या है दोस्तों? राजनीतिक दल जो है वो कई लोगों का एक संगठित समूह होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता हासिल करना। यानी कि जब प्रधानी का चुनाव होता है तो कई लोग मिलजुल करके इकट्ठा प्रचार करते हैं और उन सभी का उद्देश्य होता है गांव में सत्ता हासिल कर लेना। ठीक है, राजनीति में सत्ता हासिल करना, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? राजनीतिक दल कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये इसका मुख्य अंतर हुआ। दूसरा देखो, दबाव समूह सामूहिक हित के लिए कोई, देखिए सामूहिक हित के लिए, दबाव समूह जो होता है वो सामूहिक हित के लिए यानी समाज के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं करता, वो केवल अपने हित के लिए कार्य करता है। जैसे आप देख सकते हो, दबाव समूह सामूहिक हित के लिए कार्यक्रम नहीं तय करता, यानी कि दबाव समूह के जो लोग होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। ठीक है, वो समाज के लिए नहीं करते हैं, केवल एक समूह बस के लिए। जबकि जो राजनीतिक दल होते हैं दोस्तों, वो समाज और देश के लोगों के लिए कार्यक्रम और योजनाएं तय करते हैं। ठीक है, ये इसका मुख्य लक्षण, मुख्य उदाहरण हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। आयात और निर्यात व्यापार से आप क्या समझते हैं? बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी इसको तुरंत समझ लीजिए, रटिए बिल्कुल भी नहीं, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, आयात और निर्यात व्यापार से आप क्या समझते हैं? देखो, आयात व्यापार, अब आयात व्यापार क्या है? ऐसा व्यापार जिसमें एक देश अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को बाहरी देशों से अपने देश में मंगवाता है, आयात व्यापार कहलाता है। मान लीजिए कि आप भारत में रहते हैं, भारत में पेट्रोल की कमी है, तो क्या होता है, बाकी देशों से, अरब देशों से और जितने भी इराक वगैरह देशों से मंगाता है। ठीक है, यानी अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करता है। तो इस व्यापार को हम क्या कहते हैं? आयात व्यापार कहते हैं, क्योंकि जो भारत है वो बाहरी चीज़ों को अपने देश में मंगवा रहा है। ठीक है, तो इसे हम आयात व्यापार कहते हैं। और निर्यात व्यापार क्या है दोस्तों? इसको भी ध्यान से देख लीजिए, निर्यात व्यापार क्या है? ऐसा व्यापार जिसमें एक देश अपनी चीज़ों को बाहरी देशों को पहुंचाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे भारत में कोई चीज़ जो ज़्यादा होती है उसे बाहरी देशों को, जैसे पानी ही है, भारत से कई देशों में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये क्या है दोस्तों? निर्यात व्यापार है। ठीक है, निर्यात कर रहा है अपनी चीज़ों का। ठीक है, तो इसे हम निर्यात व्यापार कहते हैं। बताइए, कोई रटने की ज़रूरत है? कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतना ही आप लिखेंगे, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, 100% मार्क्स मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई वर्ष के पेपर्स में आया है, यानी जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी पेपर से छांट करके लिया है। देखिए, रॉलेट एक्ट क्या था? बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया वह कानून। देखिए, ब्रिटिश सरकारों का जो पहले हमारे देश में शासन था, तो उसने एक शासन चलाया, एक कानून चलाया, जिसके अंतर्गत क्रांतिकारियों को 2 साल तक, यानी 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के जेल में बंद कर दिया जाता था। ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी कि क्रांतिकारियों को उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाता था, डायरेक्ट उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। रॉलेट एक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आज 5 आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।